हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में बीजू नाम का एक शिकारी अपनी पत्नी सुगंधा के साथ रहता था। बीजू हमेशा से ही लालची किस्म का इंसान था। वो हर रोज जंगल जाता और कुछ पक्षियों को अपना शिकार बनाकर उन्हें मार देता था। एक दिन बीजू जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है, अरे ये रोज रोज छोटे छोटे पक्षियों और जानवरों को मार कर तो मैं बिल्कुल अमीर नहीं बनने वाला। इसके लिए तो मुझे कोई बड़ा ही तीर मारना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। ज्यादा सोच मत बिरजू, घर चल, तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही होगी। चल भाई चला जाए। ऐसा अपने आप को बोलकर बीजू शिकारी अपने घर की ओर निकल जाता है। अजी, क्या हुआ? रोज रोज आप जंगल से आते हैं तो मुंह लटका के ही आते हैं। शिकार तो आप रोज रोज करते हो, फिर ऐसा क्यों भला? अरे पगली देख, मुझे शिकार तो रोज मिल ही जाता है, लेकिन इससे हम धनवान तो नहीं बनने वाले ना। हाँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही बार में एक ऐसा शिकार मिले जिससे पूरे गांव में मैं अमीर बन जाऊं और लोग मेरे आगे पीछे घूमे और घर का सारा काम भी नौकर चाकर करे, मतलब बस बैठ के आराम की जिंदगी हो। देखो जी, हमें ये सब ऐशो आराम नहीं चाहिए। आप दिन प्रतिदिन लालची होते जा रहे हो। एक दिन देखना, ये लालच हम सबको ले डूबेगा। अरे चुप कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस तू देखती जा, ये बिरजू शिकारी क्या खेल करता है। अरे गांव के लोग कहेंगे, वो देखो, धनवान बिरजू की पत्नी आ रही है। हा, बड़ी सुंदर है। हा, क्या बोलती है। हा, कितनी अच्छी है। ऐसे लोग तेरी तारीफ के पुल बांधने लगेंगे, देखना। देखो, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ, लेकिन मेरी भी एक बात का हमेशा ख्याल रखना। एक दिन ये लालच आपको उस मोड़ पर लाकर छोड़ेगा जहाँ ना तो आपके पास धन होगा और ना ही आपका परिवार। हाँ, ठीक है, देख लेंगे। चल अब ज्यादा पका मत, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं तो चला भाई आराम करने। हे भगवान, मैं इनको समझाते समझाते थक गई हूँ कि ये धनवान बनने का लालच छोड़ दो। हमें जो मिल रहा है हम उसमें ही खुश हैं। लेकिन क्या करूँ, मेरी बातों का तो उन पर कोई असर ही नहीं पड़ता। खैर छोड़ो, जब इनको ठोकर लगेगी ना तो अपने आप समझ आ जाएगा। मैं चलती हूँ खाना बनाने। ऐसा बोलकर सुगंधा खाना बनाने चली जाती है। इधर उसी गांव में शंकर नाम का एक किसान अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहता था। शंकर के ससुर ने शंकर को दहेज में एक ऊंट दिया था। वो ऊंट काफी ज्यादा समझदार था। शंकर के बिना ना वो घास खाता था और ना ही पानी पीता था। देखा पार्वती, ये ऊंट कितना ख्याल रखता है मेरा। अगर मैं कहीं चला जाऊं तो ये खाना पीना भी बंद कर देता है। तभी तो मैंने इसका नाम रखा है बहादुर। क्यों नहीं रखेगा ख्याल? आखिर दिया तो मेरे पिताजी ने ही है। लेकिन याद रखना, किसी की बहादुर को काली नजर न लग जाए। हाँ, भाग्यवान बहादुर को कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, अब मैं बहादुर को जंगल में हरी हरी घास खिलाकर लाता हूँ। चलो भैया बहादुर, चलें जंगल में, हरी हरी घास तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो। ऐसा बोलकर शंकर बहादुर ऊंट को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। इधर बीजू शिकारी भी शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। बीजू पूरे जंगल में शिकार के लिए भटकता है, लेकिन उसे एक भी जानवर और पक्षी नहीं दिखाई देता है। ये लो कर लो बात। लगता है मैंने इतने शिकार कर लिए कि जंगल में एक भी जानवर और पक्षियों का झुंड ही नहीं बचा। अब कहाँ तीर चलाऊं मैं? अब तो लगता है जंगल ही छोड़ना पड़ेगा।
हाँ, लेकिन मैं भी जिद का पक्का हूँ। खाली हाथ तो जंगल से लौटकर अपने घर नहीं जाने वाला, कुछ न कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। इधर शंकर अपने ऊंट को खुला छोड़कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है। काश मेरा बहादुर हम इंसानों के जैसा बोलता तो मैं यहाँ अकेला पेड़ के नीचे नहीं बैठा होता। मैं और बहादुर दोनों बातें करते। आहा, वो मुझसे कहता और मैं कहता और, क्या बताऊं। अरे लेकिन मैं भी क्या सोच रहा हूँ, अब एक जानवर कैसे हम इंसानों जैसा बोल सकता है। इधर शिकारी भी भटकता भटकता वहाँ पर आ जाता है जहाँ शंकर अपनी बहादुर ऊंट को हरी हरी टहनियाँ खिला रहा था। अरे बाप रे बाप, गांव में छोरा और शहर में ढिंढोरा, मतलब मैं तो यूं ही जंगल में भटक रहा हूँ। असली माल तो ये ससुरा शंकर लेके बैठा है। अगर मैंने इसके ऊंट को चुरा लिया तो मुझे माला माल बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन बात यह है कि मैं इस ऊंट को आखिरकार चुराऊं कैसे? सोचना पड़ेगा बिरजू लल्ला, सोचना पड़ेगा। चल बहादुर, घर चलते हैं। तूने तो मजे मजे में अपना पेट भर लिया, अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चल। हाँ मालिक, मेरा पेट भर गया। अब आप जैसे मालिक मुझे मिले ये मेरा सौभाग्य है। क्या बहादुर, तुम हम इंसानों जैसे बोल सकते हो? मतलब तुमने अभी हमसे बात की क्या? हाँ मालिक, बिल्कुल मैंने आपसे बात की। अरे जब आप पेड़ के नीचे बैठे बैठे अपने आप से बातें कर रहे थे ना, वो सारी बातें मैं सुन रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात करने वाला राज मैं आपसे छिपाऊं, इसीलिए मैंने सोचा कि बात कर ही लो। हाँ। अरे बाप रे बाप, दैया रे दैया, आज पहली बार किसी जानवर को बोलते हुए देखा। अगर मैंने इस ऊंट को चुरा कर बेच दिया तो बाप रे बाप छप्पड़ फाड़ धन मिलेगा, और फिर ये शिकार करने वाला काम छोड़कर किसी महल में ऐशो आराम के साथ टांगे फैला के मजे करूंगा। हाँ। मजा आ गया। चल बहादुर, अब बाकी की बातें घर जाकर करेंगे। ऐसा बोलकर शंकर अपने बहादुर ऊंट को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर शिकारी भी उनका पीछा करने लगता है। हाँ, बस एक बार पता कर लूं कि आखिर ये बोलने वाला ऊंट रहता कहाँ है, फिर मैं एक षड्यंत्र रचकर इस ऊंट को चुरा लूंगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। इधर बिरजू शिकारी ऊंट का पता करके अपने घर की ओर चला जाता है। अरे वाह, काफी खुश लग रही हो आज। क्या बात है, कोई जंगल में गड़ा हुआ खजाना मिल गया क्या? अरे मेरी सुगंधा, मेरी फुलझड़ी, मेरी फूल बची, मेरी मैना बची। आज तो खजाने से भी कीमती चीज देख कर आया हूँ। बस वो चीज मेरी हो जाए, बस इसी का इंतजार है। अरे आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बातों का क्या मतलब है? देख सुगंधा, मैंने आज अपने गांव वाले शंकर के पास में ना ऐसा ऊंट देखा है जो इंसानों की तरह बात करता है, और ये सारा माजरा ना मेरी आंखों के सामने हुआ है। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि इस बोलने वाले ऊंट को मैं चुरा लूं। अरे ये सब आप क्या बोल रहे हो? आप धन के लोभ में इतना डूब जाओगी कि एक मासूम जानवर की चोरी करोगी? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तू हर रोज मुझे टोकती क्यों रहती है? ये मत करो, वो मत करो, मैं। सुन, मेरा मकसद बस एक ही है, उस ऊंट को चुराना और धनवान बनना। इसके लिए मुझे एक शातिर चोर की जरूरत पड़ेगी, और वो मेरा दोस्त हरिया है। कल सुबह ही मैं उसके पास जाता हूँ। अगली सुबह बिरजू शिकारी अपने दोस्त हरिया के पास आता है। अरे बिरजू, आओ 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 आओ। मुझे पता है ऐसे तो तुम मेरे पास आते नहीं हो, जरूर कुछ काम होगा, क्यों?
ओ बस, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन पहले उस शंकर को उस ऊंट से अलग करना पड़ेगा। अरे उसकी चिंता तो तुम मत ही करो, मैं जैसा बोलता हूँ वो तुम बस गौर से सुनना। ऐसा बोलकर बिरजू पूरी योजना उस शातिब चोर हरिया को बयां कर देता है। दोनों अब जंगल की ओर निकल जाते हैं। इधर शंकर भी अपने बहादुर ऊंट को हरी भरी टहनियां खिलाने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। मालिक, अगर मैं कहीं खो जाऊंगा तो आप क्या करोगे? अरे अरे अरे, ऐसा मत बोल बहादुर, तुझे तो पता है ना कि मैं तेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। ठीक है, अब जब तक तुम ताजी ताजी हरी हरी टहनियां खाओ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ऐसा बोलकर शंकर पेड़ के नीचे आराम करने चला जाता है और उसका बहादुर ऊंट पेड़ की ताजी ताजी टहनियां खाने लगता है। देख हरिया, अभी सही मौका है। मैं कैसे भी करके शंकर को बातों में बहला फुसला कर उस ऊंट से दूर लेकर चला जाऊंगा। इसके आगे तुझे क्या करना है पता है ना? अरे बिरजू, तू चिंता बिल्कुल मत कर, आराम से निश्चिंत होकर जा। मुझे क्या करना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ। अब शिकारी बिरजू रोते हुए शंकर के पास आता है। अरे बिरजू, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रहा है? क्या बात है, क्या हो गया? अरे शंकर, मैं क्या बताऊं, मैंने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। पर मुझे बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? कौन सा पाप कर दिया? थोड़ा बता तो सही। शंकर, मैं शिकार करने गया था, तभी मुझे एक हिरण दिखाई दिया। मैंने उसी दिशा में धनुष की डोरी तान कर तीर चलाया। वो तीर हिरण को लगा ही नहीं, बल्कि एक तपस्या कर रहे साधु बाबा के सीने पर जा लगा। अभी वो तपस्वी जिंदा है और मैं उन्हें वैद्य जी के पास ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेला क्या ही कर सकता हूँ। अरे बाप रे बाप! बिरजू, तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। चल, हम दोनों मिलकर घायल साधु महाराज को वैद्य जी के पास ले जाएंगे। चल 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 चल। अरे बिरजू, चल जल्दी कर। अब बिरजू शंकर को अपनी बातों में बहला फुसला कर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हरिया ऊंट के पास आ जाता है। हाँ, खाते रहो यहाँ पर हरी हरी टहनियाँ, और वहाँ तुम्हारा मालिक मुसीबत में है। और मुझे यह भी पता है कि तुम इंसानों की तरह बोल भी सकते हो। क्या हुआ मेरे मालिक को? सच सच बताओ। तुम्हारा मालिक जंगल की सबसे खतरनाक गुफा के अंदर चला गया है, और हमने सुना है कि उस गुफा में जो कोई भी जाता है जिंदा लौट कर तो नहीं आता। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, जरूर उन्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। चलो, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार वो गुफा कहाँ है। अब हरिया भी बहादुर को लेकर जंगल के भीतर चला जाता है। लगता है कि अब तक तो हरिया ने उस ऊंट को बहला फुसला कर कहीं गायब कर ही दिया होगा। अब मुझे अपनी योजना को अंजाम देना चाहिए। चलो। दोनों चलते चलते एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। शंकर, वो साधु महाराज यहीं पर मेरे तीर से घायल हुए थे, पर पता नहीं मतलब कहाँ चले गए, समझ नहीं आ रहा। पर बिरजू, साधु महाराज तो घायल थे, तो वो खुद चलकर तो कहीं जा नहीं सकते। हाँ, मुझे लगता है कि वो जरूर किसी जंगली जानवर के चंगुल में फंस गए हैं। हमें उन्हें तुरंत ढूंढकर बचाना चाहिए। हाँ? अरे नहीं, कोई जंगली जानवर नहीं ले गया होगा शंकर। मुझे जरूर लगता है कि उनके शिष्य ही उन्हें ले गए होंगे। देखो, अब जब उनके शिष्य उन्हें ले गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब हमें भी अपने घर चलना चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है कि उनके शिष्य ले गए हों। चलो, फिर हम भी चलते हैं। मेरा बहादुर भी जंगल में अकेला है। चलो। अब दोनों अपनी अपनी रास्ते पर निकल जाते हैं। इधर हरिया बहादुर को एक गुफा के अंदर ले जाता है। कहाँ है मेरे मालिक? जल्दी बताओ, मैं अपने प्राण देकर भी अपने मालिक की जान बचाऊंगा।
बताओ कहाँ है मालिक? पहले अपने आप को तो बचा ले मूर्ख ऊंट, क्योंकि तुझे हम अपने जाल में फंसाकर बेचने वाले हैं और अमीर बनने वाले हैं। मैं तुम दोनों का ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। हाँ। ऐसा बोलकर बहादुर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हरिया और बीजू की योजना के अनुसार वो एक पिंजरे में कैद हो जाता है। इधर शंकर भी उसी जगह आ जाता है जहाँ उसने बहादुर को छोड़ा था। अरे अब ये बहादुर कहाँ चला गया? लगता है मुझे ढूंढते हुए जरूर वो जंगल के अंदर चला गया होगा। अब शंकर चारों ओर जंगल में बहादुर को ढूंढने लगता है, लेकिन बहादुर उसे कहीं पर भी नजर नहीं आता है। थक हार कर शंकर एक पेड़ के पास बैठकर मायूसी से बोलने लगता है। अरे मेरा बहादुर मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जरूर ये किसी गांव वाले की चाल होगी। अब मैं अपनी पत्नी पार्वती को क्या बताऊंगा? अरे राम राम, लेकिन घर तो जाना ही होगा ना, और गांव वालों से पता करना ही होगा। ऐसा बोलकर शंकर उदास होकर घर की तरफ चला जाता है। अरे अरे, क्या हुआ आपको? और ये चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? मुझे बताइए आखिर बात क्या है? अब शंकर जंगल वाली पूरी घटना अपनी पत्नी पार्वती को बताता है। आप चिंता न करें, आप दोनों की जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता है। हमारा बहादुर हमें जरूर मिलेगा। अरे पार्वती, वो बेचारा मासूम है, जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। लेकिन मुझे गांव में जाकर पता करना होगा। जरूर कुछ न कुछ तो सुराग मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा बोलकर शंकर वहाँ से चला जाता है और गांव में जाकर अपने ऊंट की पूछताछ करने लगता है। अरे भाया, भला ऊंट को कौन चुरा सकता है? गांव में तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मासूम जानवर को चुराए। पर काका, मेरा ऊंट गायब है और वो मेरे बिना कहीं पर जाता ही नहीं था। अब बेटा, तुम्हारी मदद इस राज्य के राजा हरिश्चंद्र ही कर सकते हैं। तुम उनके पास जाओ। अब शंकर उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर महल की ओर चला जाता है। हाँ, तो बताओ कौन हो तुम और क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, मेरा नाम शंकर है और मैं इसी गांव का एक छोटा सा किसान हूँ। महाराज, मेरे पास एक ऊंट था, उसका नाम बहादुर था, जो मेरे ससुर ने विवाह के समय दहेज में दिया था। वो ऊंट किसी गांव वाले ने चुरा लिया। महाराज, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने बहादुर के बिना जिंदा नहीं रह सकता। वो मेरा सबसे खास है। हाँ, ठीक है। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, पर एक ऊंट को गायब करना इतना आसान नहीं है। ये जरूर किसी शातिर इंसान का काम है। शंकर, तुम अपनी दिनचर्या हमें बताओ। अब शंकर राजा हरिश्चंद्र को पूरी घटना के बारे में बता देता है। महाराज, मुझे लगता है कि जरूर ये काम उस बिरजू शिकारी का होगा। पर मंत्री जी, बिरजू शिकारी को आखिर चोरी करने की क्या जरूरत? वो तो एक शिकारी है, चोर नहीं। महाराज, इसी बात का तो बिरजू ने फायदा उठाया। वो चाहता था कि शंकर अपने ऊंट से दूर हो जाए, लेकिन महाराज ये काम अकेला बिरजू तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जरूर कोई ना कोई और उसके साथ है। तो मंत्री जी, दूसरा कौन था? इसका पता तो सिर्फ बिरजू ही बता सकता है। ठीक है, आप एक काम करिए, बिरजू के पीछे लग जाइए। जरूर वो बिरजू का दूसरा साथी बिल से बाहर आएगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगली सुबह मंत्री जी अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। अब मंत्री जी अपने घोड़े को दूर खड़ा करके खुद एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी बिरजू वहाँ पर आ जाता है। यही सही मौका है इस बिरजू का पीछा करने का। ये जरूर अपने साथी के पास जाएगा। हाँ। ऐसा बोलकर मंत्री जी
सावधानी पूर्वक शिकारी बिरजू का पीछा करने लगते हैं। अब बिरजू का इंतजार जंगल में शातिर चोर हरिया कर रहा था। अरे बिरजू, हमें इस ऊंट को जल्द से जल्द कहीं ठिकाने लगाना होगा। मैंने सुना है कि वो शंकर ने चोरी की शिकायत राजा हरिश्चंद्र से कर दी है। हाँ, सही कह रहा हरिया। हम कल ही इस ऊंट को दूसरे गांव के जमींदार रामलाल को बेच देंगे और वहां से माला माल होकर लौटेंगे। इधर मंत्री सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है। मुझे अभी ये सारी बातें महाराज को बतानी होगी। मंत्री जी ऐसा बोलकर अपनी घोड़ी पर बैठकर महल की ओर निकल जाते हैं। महाराज महाराज महाराज, उस ऊंट की चोरी शिकारी बिरजू और इस गांव का शातिर चोर हरिया ने मिलकर की है और हमें उन दोनों को जल्द से जल्द कारावास में डालना होगा, क्योंकि वो कल उस ऊंट को दूसरे गांव के जमींदार को बेचने वाले हैं महाराज। अच्छा, तो ये बात है। मंत्री जी, हमें उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना है। हम कल सुबह उन दोनों का पीछा करेंगे, क्योंकि जरूर उन्होंने उस ऊंट को इस जंगल के अंदर ही छिपा रखा होगा। अगली सुबह राजा मंत्री और शंकर रथ में बैठकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। इधर शिकारी बिरजू और हरिया दोनों भी जंगल की ओर निकल जाते हैं। हरिया, बस कुछ पल और, इसके बाद तो हम दोनों धनवान होने वाले हैं। हाँ बिरजू, सच में तू मेरा परम मित्र है। चल, अब जल्दी से चल। इधर राजा मंत्री और शंकर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और शिकारी बिरजू और हरिया का इंतजार करने लगते हैं। अब जैसे ही बिरजू और हरिया उस जंगल के रास्ते से गुजरते हैं, वैसे ही राजा हरिश्चंद्र, मंत्री और शंकर उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। वे दोनों पत्थर हटाकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। शंकर, हमें लग रहा है कि इन दोनों ने तुम्हारे ऊंट को इसी गुफा में बंधक बना के रखा है। महाराज, मेरा बहादुर इस गुफा में है या नहीं, मैं अभी पुष्टि करता हूँ। ऐसा बोलकर शंकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बहादुर, अरे ओ बहादुर, कहाँ हो तुम बहादुर? अब ऊंट अपने मालिक की आवाज सुनकर खुश होता है और वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मालिक, मालिक, मैं यही हूँ। मालिक, इन लोगों ने मुझे यहाँ पिंजरे में कैद करके रखा है। मालिक! अब राजा और मंत्री ऊंट की आवाज सुनकर दंग रह जाते हैं। अरे शंकर, ये क्या? तुम्हारा बहादुर बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रहा है। ओह, तभी मैं सोचूं कि आखिरकार बिरजू और उसके दोस्त हरिया ने चोरी क्यों की। इधर बिरजू और हरिया काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि बाहर शंकर आ गया है। अरे बिरजू, लगता है कि हम फंस गए। देख देख देख, वो शंकर यहाँ पर महाराज को लेकर आ गया। अरे अब हम क्या करें? तभी वहाँ पर राजा हरिश्चंद्र, शंकर और मंत्री आ जाते हैं। ऊंट अपने मालिक को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। बिरजू और हरिया, तुम दोनों ने धनवान बनने के लिए एक मासूम जानवर की चोरी की है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बल्कि मेहनत करके अपना पेट भरूंगा। हाँ महाराज, मैं भी छोटी मोटी चोरियां करता था, लेकिन जब बिरजू ने मुझे बोलने वाले ऊंट के बारे में बताया तो मैं भी लालच में आकर अंधा हो गया था। अब से महाराज मैं चोरी करना छोड़ दूंगा और मेहनत करके पैसा कमाऊंगा। हाँ। तुम दोनों ने इतना बड़ा अपराध किया है तो सजा तो जरूर मिलेगी। तभी वहाँ पर शिकारी की पत्नी सुगंधा आ जाती है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक दिन ये लालच आपसे आपका धन और परिवार छीन लेगा। महाराज, इनकी ओर से मैं माफी मांगती हूँ। अगर आपने इन्हें कारावास में डाल दिया तो मेरी जीवन का क्या होगा महाराज, क्या होगा? अगर ये बात शंकर बोले तो मैं इन दोनों को छोड़ सकता हूँ, अन्यथा इन्हें पूरी उम्र काल कोठरी में बितानी होगी। महाराज, मैं एक बार बहादुर से पूछना चाहता हूँ। बहादुर, इन दोनों के साथ क्या किया जाए, बताओ।
मालिक, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। तो महाराज, मेरा आपसे आग्रह है कि इन दोनों को माफ कर दिया जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, इस बार तो तुम दोनों को हम छोड़ रहे हैं, लेकिन याद रखना, दोबारा ऐसी चिंदी चोरी और गलती की तो तुम्हें सजाए मौत दूंगा। चलो जाओ, दफा हो जाओ, तुम दोनों यहाँ से जाओ। ये सुनकर शिकारी बिरजू अपनी पत्नी और हरिया के साथ उस गुफा से चले जाते हैं। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मुझे मेरे मालिक वापस मिल गए। ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा फर्ज था बहादुर, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम इंसानों की तरह बोल कैसे लेते हो। महाराज, इसके लिए आपको दूसरा भाग देखना होगा। तो दोस्तों, आप भी तैयार रहिए कि आखिर किस वजह से मैं इंसानों जैसा बोल रहा हूँ। दूसरा भाग जल्द ही आने वाला है, उसमें आपको सब पता चल जाएगा।